हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इंटरमीडिएट का ऑड टू अटमन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, ऑड टू अटमन। अटमन एक ऋतु का नाम है जिसका लेखक है, यहाँ पे जिसका कवि है जॉन कीट्स। पर जॉन कीट्स का जन्म 1795 ईस्वी को हुआ था और मर गए 1821 ईस्वी में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट। देखिए ये जो है जॉन कीट्स उन महान आपका इंग्लिश रोमांटिक कवियों में से एक थे। मतलब ये जॉन कीट्स उन महान रोमांटिक कवियों में से एक थे। वाज बोर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। इनका जन्म जो है लंदन के मूनफील्ड नामक जगह पर हुआ था। ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल एट एनफील्ड। इनकी पढ़ाई लिखाई, जॉन कीट्स की पढ़ाई लिखाई जो है अध्ययन, वह क्लर्क स्कूल में हुआ जो कि आपका एनफील्ड में है। एनफील्ड के जो क्लर्क स्कूल है वहाँ पे इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। खास तौर से ये सबसे ज़्यादा रुचि जो है क्रिकेट और बॉक्सिंग में रखा करते थे। ही ग्रीव, ये बड़े हुए, इनटू अ वोरेशियस रीडर। वोरेशियस का मतलब होता है जो ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ने वाले को कहते हैं वोरेशियस रीडर। तो वहीं यहाँ पे दिया गया है कि वो ही ग्रीव, वह बड़े हुए एक पढ़ाकू के रूप में, ज़्यादा पढ़ने वाले के रूप में। बचपन से ही ज़्यादा पढ़ा करते थे। स्पेशली, खास तौर से या विशेषकर, ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, जो पुरानी हमारी ग्रीक पौराणिक कथा है, ग्रीक भाषा में जो पौराणिक कथा है उसको विशेषकर ये जॉन कीट्स ज़्यादा पढ़ा करते थे। ही इवेन स्टार्टेड, वह यहाँ तक कि शुरू किए, और ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड। वर्जिल एक कवि का नाम है जिनकी लिखी गई किताब है एनीड। तो वर्जिल के लिखी गई जो किताब एनीड है उसका अनुवाद भी करना ये शुरू कर दिए। कौन? तो जॉन कीट्स। हिज एम्बिशन, ये जॉन कीट्स की लक्ष्य, टू बिकम, बनना था, अ पोएट, एक कवि बनने का लक्ष्य था। ये जॉन कीट्स का लक्ष्य जो है एक कवि बनने था। वाज फायर्ड, जो कि अंदर अंदर वो जल रही थी, फायर हो रही थी, सुलग रही थी। बाय हिज फर्स्ट एक्वाइटेंस, उनका सबसे पहला परिचय विथ स्पेंसर्स फैरी क्यून। स्पेंसर्स एक कवि का नाम है जिन्होंने फैरी क्यून नामक पुस्तक लिखे, कविता लिखे। तो स्पेंसर के द्वारा लिखी गई जो फैरी क्यून है उससे सबसे पहले उनका परिचय हुआ और उन्हीं से वो प्रेरित होकर उनके अंदर आग लगी और वे कवि बनना चाहा, अपना लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट हमारा बच्चों, हिज फर्स्ट पोएम, उनकी पहली कविता, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये जो जॉन कीट्स है उनका पहला कविता है का नाम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है, जो स्पेंसर से यहाँ पे ये कवि से प्रेरित होकर आपका उन्होंने लिखना शुरू किया, इसीलिए अपना पहला कविता का नाम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर रखे। वाज पब्लिश्ड इन 1814। कह रहा है ये जो पहला कविता इन्होंने जॉन कीट्स ने लिखे लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, वह 1814 ईस्वी में पब्लिश हुआ, मतलब प्रकाशित हुआ। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, ये जॉन कीट्स की पहली कविताओं का जो संग्रह है, वॉल्यूम का मतलब संग्रह, जॉन कीट्स की पहली कविता का जो संग्रह है, इन टाइटल, उसका टाइटल है पोएम्स, कविता। वाज पब्लिश्ड इन 1817, जो इनका पहला कविता का जो संग्रह है, जो जिसका टाइटल पोएम्स है, वो सन 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिज पोएम, इनकी कविता, इंडीमियन, जो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई जो इंडीमियन है, वाज वेल एप्रिशिएट, वह बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया गया, बाय वर्ड्सवर्थ, एक इंग्लैंड के आपका कवि हैं जिनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है। उनके द्वारा जब ये जॉन कीट्स इंडीमियन नामक रचना किए तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए।
इट वाज पब्लिश्ड इन 1818। ये इंडिमियन की रचना सन 1818 ईस्वी में आपका प्रकाशित हुई थी। हिज वर्ड्स, ये जॉन किट्स की जो कविता है वो निम्न इस प्रकार शामिल है: ऑन इंडोलेंस, ऑन अग्रेसियन निवारण, टू साइक, टू नाइटिंगेल, और ऑन मिलनकोली एंड और टू अटमन। ये सभी के सभी जितने भी बोल्ड अक्षर में दिख रहा है आप लोग को, ये सब के सब जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई आपका रचना है। मैड हिम, जो जिन्हें बनाती हैं जॉन किट्स को अ ग्रेट रोमांटिक पोएट, महान आपका रोमांटिक कवि बनाती है ये जितने भी रचना दिख रहा है। कह रहा है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश साहित्य के ये उन महान रोमांटिक जो है कवि बनाती हैं ये जितने भी आपका बोल अक्षर दिख रहा है। सो डीड लामिया एंड हाइपरियन, इसके अलावा ये जॉन किट्स लामिया और हाइपरियन के भी रचना किए, जो कि बहुत अच्छी आपका ये आपका कविता है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इन्होंने इनकी मृत्यु जो है ट्यूबरकुलोसिस से हो गई, मतलब टीबी बीमारी से हो गई। इन 1821, सन 1821 ईस्वी को, एट द एज ऑफ 26, 26 वर्ष के उम्र में। मतलब जॉन किट्स की मृत्यु 26 वर्ष के उम्र में सन 1821 ईस्वी में टीबी बीमारी के वजह से हो गई। बट लेकिन विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन के इतनी सी कम अवधि में, यहाँ पे विद इन का मतलब है किसी समय अवधि के भीतर अगर कोई कार्य होती है। शॉर्ट मतलब छोटी सी, स्पेन का मतलब होता है जीवन की अवधि, तो वही कह रहा है लेकिन जीवन की इतनी छोटी सी कम उम्र की अवधि में ही वाज एबल, वह योग्य था टू अचीव ग्रेट, महानता को हासिल करने के लिए। मतलब जीवन की छोटी सी यानी कि कम उम्र में कम अवधि में ही उन्होंने महानता हासिल प्राप्त कर लिए थे। हिज पोएम्स, उनकी कविताएं एंड लेटर्स और लेखन पत्र लेखन हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ। मतलब उनकी कविता और जो लेखन है उसमें उसके अंदर जो है सुंदरता छिपी हुई रहती है, और जो लोग सफरिंग है अपने जीवन से पीड़ित हैं, सफरिंग मतलब होता है पीड़ित होना, जो अपने जीवन से ग्रसित हैं, रोगों से ग्रसित हैं, अपने तनाव से ग्रसित हैं, द पेन, पेन मतलब दर्द होना, जो लोग दर्द लिए हैं, दर्द भरी जिनकी जिंदगी है, और जो रोगों से या तनाव से जीवन से जो ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए ये क्या जागरूकता ला देते हैं। रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस, मतलब ये इनकी कविता जो है या पत्र लेखन जो है उसके अंदर एक जागरूकता ला देती है। टू हिम, उनके लिए मतलब जॉन किट्स के लिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जॉन किट्स कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता वाली जो चीज़ है, इज अ जॉय फॉर एवर, ये हमेशा के लिए आनंद देती, ऐसा उनका मानना है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, वे कहते हैं जॉन किट्स कि ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है। ट्रूथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदरता है। इन द पोएम, इस कविता में और टू अटमन कविता में, किट्स यानी कि जॉन किट्स डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं द ब्यूटी, सुंदरता, एंड द कैरेक्टरिस्टिक, ये विशेषता, स्पिरिट ऑफ अटमन, अटमन ऋतु की। कह रहा है अटमन ऋतु की विशेषता और सुंदरता का ये जॉन किट्स जो है इस चैप्टर और टू अटमन में वर्णन करते हैं। फिर आगे है इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, यानी कि यादगार वाले चित्रों के माध्यम से जो है हजारों आपका यादगार वाली पिक्चर के माध्यम से चित्रित करते हैं ये ऑटमन ऋतु की सुंदरता और विशेषता के बारे में, ये टू ऑटमन चैप्टर में जॉन किट्स जो है वर्णन करते हैं। एक्सहाइबिटिंग, इसमें जॉन किट्स एक्सहाइबिट करते हैं मतलब दर्शाते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, कि प्रकृति की जो सुंदरता है और उसकी जो सिद्धांत है, जो उसूल है, उसके बारे में दर्शाते हैं। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अब चैप्टर स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और टू अटमन।
पहला लाइन है हमारा सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है कुहासा। एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, मिलो फ्रूटफुलनेस का मतलब है पके हुए फल, मतलब ये मौसम है कुहासों और पके हुए फलों का। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये जो ऑटमन है, ऑटमन की जो आपका जिगरी दोस्त है, बॉजम क्लोज बॉजम फ्रेंड है, जो जिगरी दोस्त है, वह उगता हुआ सूर्य है। फिर 2 लाइन के मैं बता दे रहा हूँ, ये मौसम कुहासों और पके हुए फलों का है। इसमें ऑटमन का जो जिगरी दोस्त है वो उगता हुआ सूर्य, आपका मैच्योरिंग सन जो है वो कंस्पायरिंग, वे दोनों ही मतलब ऑटमन और मैच्योरिंग सन दोनों ही कंस्पायरिंग करते हैं। कंस्पायरिंग का मतलब होता है साजिश रचना या षड्यंत्र करना। तो ये दोनों जो है ऑटमन और आपका सूर्य षड्यंत्र रचते हैं या साजिश करते हैं विथ हिम, एक दूसरे से। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस प्रकार से आशीर्वाद दिया जाए या किस प्रकार से लदा जाए, विथ फ्रूट, फलों से, द वाइन्स, लताओं में, दैट राउंड द थाइस इव्स रन, ये जो वाइन्स लताओं में आपका किस प्रकार से फल लदा जाए कि ये छज्जा जो है, थैच जो है छज्जा, इसके चारों ओर जो है ये लताओं में फल से लदबद हो जाए। फिर आगे ये दोनों षड्यंत्र रचते हुए कहते हैं, टू बेंड विथ एप्पल्स द मस्ट कॉटेज ट्री, ये कवि के ये जो कॉटेज ट्री जो है यानी कि झोपड़ी के बगल में एक सेब का पेड़ है, उस सेब का पेड़ इतना फल जाए कि उसकी डाली जो है बेंड हो जाए, मतलब झुक जाए। एंड फील ऑल फ्रूट, आज सभी जितने भी आपका फल है वह फील भर जाए विथ रिपनेस टू द कोर, अंदर तक कोर तक, फल के जो कोर है, जो निचला भाग है फल का, वह इस प्रकार से राइपनेस हो जाए, पक जाए, वह भर जाए कि वह खूबसूरत जो है उसमें मिठास आ जाए। टू स्वीट करा, टू स्वेल द गार्ड, ये जो गार्ड है, जो कद्दू है, इस प्रकार से गुदादार हो जाए। एंड प्लम्प द हैजल सेल, जो पहाड़ी हमारा जो अखरोट होता है उसका जो सेल है, जो कवच है, वह इस प्रकार से मजबूत हो जाए, कठोर हो जाए और वो गुद्दे से भर जाए। विथ अ स्वीट कर्नल, कर्नल जो होता है बीज होता है, सीड, जो आपका उसके अंदर का जो बीज है वो जो प्यारी सी बीज है। टू सेट बर्डिंग मोर, इस प्रकार से वो सेट हो जाए, इस प्रकार से वो पूर्ण परिपक्व हो जाए कि दूसरे पौधे का जन्म दे सके। एंड स्टिल मोर, और यहाँ तक कि लैटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जो बचा कुचा जो आपका फूल है, जो फल का रूप नहीं ले पाया है, वह यहाँ पे कभी कहते हैं वो मधुमक्खियों के हवाले कर दिया जाए। Until they think warm days will never cease, ये दे थिंक यानी कि मधुमक्खी सोचते हैं कि ये जो वार्म डेज यानी कि ये गर्मी का जो दिन है, विल नेवर सीज, ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा मधुमक्खियों का भ्रम है, सोचते हैं। फोर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमी सेल, कह रहा है गर्मी के मौसम में ये मधुमक्खी के जो छाते हैं वह गर्मी के ताप से उसके छाते जो है ओवर ब्रिम्ड हो जाते हैं, यानी कि लबालब रस से भर जाते हैं। हमारा सेकेंड स्टेंजा है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, मतलब हु हैव नॉट सीन, किसने नहीं देखा, या हु हैज नॉट सीन, किसने नहीं देखा है, दी मतलब यू, तुम्हें, ऑफ्ट ऑफेन यानी कि अक्सर, हाँ, एमिड तुम शामिल दिखती हो, दाई मतलब यूर स्टोर मतलब अनाज के भंडार। मतलब इस पैराग्राफ में ये जॉन कीट्स हैं, ये ऑटमन को एक औरत से संबोधित किया है और उस औरत के बारे में कहते हैं कि हु है तो नॉट सीन दी, तुम्हें कौन नहीं देखा है, अक्सर हाँ देखी जाती हो अनाज के भंडारों में। समटाइम्स कभी कभार या कभी कभी, हूँ एवर सिक्स जो कोई भी तुम्हें खोजता है,
एब्रोड में फाइंड, एब्रोड मतलब घर से बाहर, वो तुम्हें घर से बाहर पाता है। दी सीटिंग, दी का मतलब यू, सीटिंग मतलब बैठना, तुम बैठी रहती हो केयरलेस, लापरवाह की तरह, बेपरवाह की तरह, ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, आपका जो अनाज के भंडार है या खेत खलियान है वहां पे तुम लापरवाह बैठी रहती हो। दाई हेयर, तुम्हारी जो सॉफ्ट बाल है, जो मुलायम बाल है, वह उड़ने लगती हैं बाय द विनोइंग वाइंड, जब वो सावनी करने से जो हवा जो गुजरती है पास करती हैं, वो उससे तुम्हारे जो बाल है सॉफ्ट मुलायम वो उड़ने लगते हैं। या ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीपर, या जो आधा कटा हुआ जो फसल है उस पर कह रहा है साउंड स्लीप, उस पर तुम खराटे मार के जब सो जाती हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पपीज, पपीज के सुगंध से, फ्यूम से, सुगंध से तुम मदहोश हो जाती हो। वाइल्ड दाई हुक, तुम्हारा जो हंसुआ है, जो फसल काटा जाता है हंसुआ, वह कहीं खो जाता है, गिर जाता है, फेंका जाता है, और तुम आधी काटी हुई फसलों पर तुम खराटा मार के सो जाती हो, क्योंकि ये पपीज के ये सुगंध से आपका तुम मदहोश हो जाते हो। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेत, और अगला जो पंक्ति है वो छूट जाता है। एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, क्योंकि वह ज़्यादा मुड़ा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा मुड़ा रहता है। इट्स ट्विन फ्लावर, क्योंकि वो मुड़ी हुई रहती है, उससे वह वो जो है काट नहीं पाता है, और वह उसे मदहोश हो जाता है वह, और उसी में सो जाता है, खराटा मारने लगता है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, लाइक अ ग्लिनर, एक ग्लिनर की भांति, जो अनाजों को समेटा जाता है, जिसे इकट्ठा किया जाता है उसको ग्लिनर कहते हैं। कभी कभार इकट्ठा करते हो दो डस्ट कीप, जो भी काटे गए आपका फसल है उसको इकट्ठा करते हो। स्टीडी दाई लैडन हेड, और उसे समेट कर आप अपने सिर के ऊपर लाद लाद लेते हो, लाद कर एक्रोस ऑफ ब्रुक, ब्रुक मतलब नाला, जो नाला है उसे तुम पार करते हो, यानी कि फसलों को इकट्ठा करके यहाँ पे उसे बांध कर अपने सिर पर लाद कर ये जो नाला है इसको पार करता है। या अथवा बाई अ साइडर प्रेस, साइडर प्रेस मतलब जो जूस बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, जो शराब भट्टी होती हैं, उसे साइडर प्रेस कहा गया है। तो या बाई अ साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, या तुम जो शराब बनाने वाले जो आपका मशीनें हैं, या शराब की भट्टी है, या जूस बनाने वाली जो मशीनें हैं, वहां पे तुम पेशेंट लुक में धैर्य के साथ नजर आती है। दो वाचेस द लास्ट वजिंग आवर्स बाई आवर्स, तुम देखती रहती हो उस नज़ारे को घंटों, घंटा दर घंटा, यानी कि कई घंटों तक तुम उस नज़ारे को, ये जो साइडर प्रेस जो है वहाँ पे धैर्य के साथ कई घंटों तक देखती रहती हो। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, इसमें जो है सवाल पूछा गया, कभी पूछते हैं कि वेयर द सॉन्ग, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ये जो बसंत वाला गीत कहाँ है, वेयर आर दे, कहाँ है बताओ। तो जवाब मिलता है थिंक नॉट ऑफ देम, ज्यादा उसके बारे में मत सोचो। दो हैस्ट दाई म्यूजिक टू, कह रहा है आपके पास भी संगीत है, हर किसी का अपनी अपनी संगीत होती है, तो दूसरे के बारे में सोचना क्या। फिर आगे है वाइल बियर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब दिन आसानी से गुजरने को सॉफ्ट डाइंग डे कहते हैं। यहाँ बियर मतलब अवरोध, यानी कि रोकने वाला। कह रहा है जब सूर्य, जब सूर्य को ये जो क्लाउड है, बादल है, वो बेयरिंग लगा देता है, मतलब रोक लगा देता है, अवरोध लगा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है, तो दिन जो है ना आसानी से गुजर जाते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और जब सूर्य की किरण जो है टच करती है, स्पर्श करती हैं, ये जो स्टबल प्लेन्स है, जो फसलों की काटी गई जो खूंटी है, जो उसका नीचे का हिस्सा का बच जाता है, तो उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वह रोजी ह्यू यानी गुलाबी कलर का रिफ्लेक्ट होता है उसका सूर्य की किरण, वो नज़ारा बहुत ही दिखने में अच्छा होता है। देन इन अ वेलफुल क्वायर, तब
शाम के वक्त जब सूर्य ढलने लगता है तो वेलफुल क्वार जो भिनभिनाने लगते हैं, द स्मॉल ग्नेट्स मॉर्न। ये ग्नेट्स कहते हैं छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उसे ग्नेट्स कहते हैं। तो छोटे छोटे ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो शाम के वक्त जो है वह भिनभिनाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। एमॉन्ग द रिवर सैलोज बॉर्न एलोप्टर। जब नदी के ऊपर जो पीला जो भाग होता है उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है या हवाएं चलती हैं या सीकिंग एज द लाइट विंड लिप्स या डाइज, कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है मानो हवा सीकिंग कभी शांत हो रही है, डूब रही है, एज द लाइट वो जो नज़ारा भी है, जो प्रकाश है या जो हवाएं हैं, विंड लाइव्स एंड डाइज, ऐसा लगता है वो प्रकाश और हवाएं जो है कभी आपका लाइट हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, कभी धीमी हो जाती है, फिर हवाएं कभी आपका तेज रफ्तार में चलती है, फिर धीमी हो जाती है। मतलब साय साय की जो हवाएं चलती हैं वह उन नदियों के ऊपर आपका जो पीला सा भाग है उस पर सूर्य की जब किरण पड़ती है और जो हवाएं जो है कभी तेज कभी धीमी चलती है तो वो आपका नज़ारा ही कुछ अलग होती है। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स, यहाँ पे लैम्प्स मतलब होता है यहाँ पे बकरी, बकरी जो होता है बकरी का बच्चा मेमना, उसे लैम्प्स कहते हैं। फुल ग्राउंड तेज रफ्तार में ये जो बकरी के जो बच्चा है लाउड तेज रफ्तार में, ब्लीट मतलब होता है मेमियाना, फ्रॉम हिली बॉन्ड जो पहाड़ के अंतिम जो भाग है जो चोटी है वहाँ से बकरी के जो मेमना है वह ये तेज रफ्तार में मेमियाने लगते हैं अपने माँ के तलाश में। शाम के वक्त जब वह सूर्य ढलने लगता है तो अपने माँ के तलाश में ये जो बकरी के बच्चा है वह ब्लीड करने लगता है तेज रफ्तार में, ऊंची ऊंची पर्वतों के चोटियों से लास्ट सीमा से जो है वह चिल्लाने लगते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, जो हेज क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर, जो शाम के वक्त ये कड़वी तान में जो है आवाज करते हैं। तो हेज क्रिकेट सिंग जो आपका झिंगुर है वो गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, वो शाम के वक्त ट्रेबल सॉफ्ट में एकदम कड़वी तान में वह गाने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं। द रेड ब्रेस्ट, ये जो जिसकी छाती लाल होती है वो पक्षी, यहाँ इंग्लैंड की जो राष्ट्रीय पक्षी है, व्हिसिल वो सीटी बजाती है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, बगीचे के किसी कोने से वह ये जो रेड ब्रेस्ट जो पक्षी है बर्ड है वह सीटी बजाने लगते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलोज कहा गया है जो छोटी छोटी जो पक्षी होते हैं जैसे गौरैया वगैरह छोटी छोटी जो पक्षी होती है उसे स्वेलोज कहा गया है। तो गैदरिंग मतलब आपका हल्ला गुल्ला शोरगुल करना। तो छोटी छोटी जो पक्षी है वो हल्ला गुल्ला करने लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं। ट्विटर इन द स्काई, आकाश में वह ट्विटर करना चहचहाने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसा ही मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और